दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। तकरीबन 1 महीना पहले मेरा एक गाना रिलीज हुआ था, मेरे साथिया, जिसको गाया है अंकित तिवारी ने। जबरदस्त गाना है भाई साहब। इस गाने को 4 मिलियन लोग देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखना। दिवाली पर 2 फिल्में रिलीज हुई थी, भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन। दोनों ने ही जबरदस्त बिजनेस किया है। इन दोनों ही फिल्मों ने 2 हफ्ते में तकरीबन 230 CR का बिजनेस किया है इंडिया में। और इस बिजनेस के साथ भूल भुलैया 3 ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है 2024 की। लेकिन सिंघम अगेन के बारे में यह नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि सिंघम अगेन एक बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, बहुत बड़ा बजट था। तो अगर एक इतनी बड़ी फिल्म भी उतना ही बिजनेस करती है जितना कि भूल भुलैया 3 ने किया है, तो फिर इस फिल्म को एक कामयाब फिल्म नहीं माना जा सकता। ट्रेड से जुड़े हुए लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि सिंघम 3 कम से कम 400 से 500 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, लेकिन वो बात हो नहीं सकी। ये फिल्म इतना बड़ा बिजनेस कर नहीं सकी। बॉलीवुड में एक बहुत पुराना प्रोडक्शन हाउस है टिप्स, इसके ओनर है रमेश तौरानी साहब। तकरीबन 2-3 महीने पहले उनसे मैं मिला था और एक प्रोजेक्ट के बारे में उनसे बात हो रही थी। और उस फिल्म के एक्टर्स होने वाले थे संजय दत्त, आर माधवन, नील नितिन मुकेश, अली फजल, बोमन ईरानी, कृति सनन, शबाना आजमी। रमेश तौरानी साहब ने मुझसे कहा कि ये स्टार कास्ट बहुत छोटी है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बिक नहीं सकता। ये एक ऐसी स्टार कास्ट की फिल्म है जिसको लोग थिएटर में देखने नहीं जाएंगे, तो इस फिल्म को बनाने में बिल्कुल भी फायदा नहीं है। अब इसी महान रमेश तौरानी साहब ने एक फिल्म का ऐलान किया है जिसका नाम है दिल का दरवाजा खोलना डार्लिंग। और इस फिल्म का हीरो है महाफ्लॉप झुग्गी एक्टर सिद्धांत, और हीरोइन है 24 आवर बांटने वाली गब्बी। गंदा दिमाग, गंदी सोच, क्या क्या सोचते हो यार आप लोग। अरे ये लड़की हमेशा अपने साथ मिठाई रखती है, तो जो भी मिलता है उसको खिलाती रहती है। इसीलिए कह रहा हूं ये 24 आवर बांटने वाली है। और इस फिल्म का डायरेक्टर है विकास बहल, जो बहुत बड़ा वाहियात किस्म का डायरेक्टर है, जिसको डायरेक्शन का डी भी नहीं आता। इस आदमी ने एक से बड़ी एक वाहियात फिल्म बनाई है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई रमेश तौरानी का वो ज्ञान कहां चला गया जो मुझे दे रहे थे। क्या उनकी फिल्म की स्टार कास्ट ऐसी है कि इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया जा सकता है? क्या इस फिल्म को कोई थिएटर में देखने जाएगा? क्या इस फिल्म के राइट्स किसी भी भाव में बिक सकते हैं? क्या कोई भी कॉर्पोरेट हाउस है जो इस वाहियात फिल्म को खरीदेगा? बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी गारंटी के साथ यह कह सकता है कि इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है। तो फिर रमेश तौरानी साहब इस फिल्म को क्यों बना रहे हैं? तो इसका मतलब यह हुआ कि तौरानी साहब इस फिल्म को बिजनेस के लिए नहीं बना रहे हैं, बल्कि इस फिल्म को किसी और चक्कर में बना रहे हैं, है ना तौरानी साहब? भाई साहब, आप लोगों का जो एक ज्ञान है ना, इस ज्ञान ने मेरे दिमाग की मां बहन कर दी, और इसीलिए मैं आप लोगों की मां बहन करता हूं। अक्षय कुमार की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है स्काई फोर्स। ये फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म को 2025 में रिलीज किया जाएगा 26 जनवरी के दिन। और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि वो वक्त बहुत अच्छा होता है, छुट्टियां होती है और पहले दिन का बिजनेस बहुत बढ़िया होता है। अमर कौशिक वही डायरेक्टर है जिसने स्त्री बनाई थी, स्त्री 2 बनाई थी, भेड़िया बनाई थी। यानी कि 3 फिल्मों में से 2 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही। और भेड़िया ने भी 50-60 करोड़ का बिजनेस किया था, यानी कि वो फिल्म भी एक एवरेज फिल्म थी, वो भी सुपर फ्लॉप फिल्म नहीं थी। इसका मतलब यह हुआ कि जो अमर कौशिक कर रहा है वो बिल्कुल करेक्ट कर रहा है, उसकी दिशा बिल्कुल सही है। अमर कौशिक ने अपनी अगली फिल्म का ऐलान किया है जिसका नाम है महाअवतार। इस फिल्म का हीरो होगा मालेगांव का सुपरस्टार कल्लू भाई, और इसको अगले साल 2025 में नहीं बल्कि 2026 में क्रिसमस पर रिलीज किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म के बनने में तकरीबन 2 साल लगेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अमर कौशिक की 2 साल से पहले कोई और फिल्म रिलीज नहीं होगी। और इस बात से यह भी क्लियर हो गया कि अमर कौशिक इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर बनाएगा। इस फिल्म का बजट बहुत बड़ा होगा। और इसका मतलब यह भी हो गया कि इस फिल्म के निर्माता दिनेश विजन
और अमर कौशिक ने ये मान लिया है कि कल्लू भाई आने वाले वक्त का बहुत बड़ा सुपरस्टार है। अरे अमर भाई, ये बात मैं मानता हूं कि आप होशियार हो, अच्छे डायरेक्टर हो, लेकिन ऐसी ऐसी बातें क्यों सोच रहे हो? मतलब आपका मानना यह है कि कैट का हस्बैंड कल्लू भाई आने वाले वक्त का सुपरस्टार है? नहीं, मजाक मत करो, मजाक करो लेकिन लिमिट में करो भाई साहब, ऐसा मजाक मत करो। ये तो आप सभी जानते हैं कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा बहुत बड़ी हिट रही थी हिंदी बेल्ट में। इसका मतलब यह हुआ कि पुष्पा 2 को बहुत बड़ी ओपनिंग लगने वाली है और इस फिल्म को दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज किया जा रहा है, यानी कि तकरीबन 1 महीना बाकी रह गया। इस फिल्म का एक पोस्टर रिलीज हो चुका है जिसमें अल्लू अर्जुन ऐसे बैठा हुआ है जैसे कि पाद रहा हो, और कल इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा। उसको देखने के बाद पता चलेगा कि फिल्म कैसी होगी, लेकिन इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेलर अच्छा होगा या बुरा होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म को कम से कम 50 करोड़ रुपए की ओपनिंग लगेगी हिंदी बेल्ट में। यानी कि ये फिल्म अच्छी हो या बुरी हो, इस फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना तय है, गारंटी है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई फिल्म अच्छी है तो ये जरूरी नहीं कि वो हिट ही होगी, और अगर कोई फिल्म खराब है तो ये जरूरी नहीं कि वो फ्लॉप ही होगी। सारा खेल है गिमिक्स का। अगर आपकी फिल्म के गिमिक्स करेक्ट हैं, सही टाइम पर रिलीज हो रही है, तो आपकी फिल्म हिट होनी ही होनी है, गारंटी के साथ। बॉलीवुड में एक कोरियोग्राफर है जिसका नाम है रेमो डिसूजा। इस भाई के साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती ही रहती है। रेमो का एक केस चल रहा था कोर्ट में और अब अदालत ने रेमो को 5 करोड़ की ठगी के आरोप में दोषी ठहराया है। एक प्रोड्यूसर है जिसका नाम है सत्येंद्र त्यागी और उसी ने ये 5 करोड़ की ठगी का केस डाला था रेमो डिसूजा पर। अगर अदालत ने रेमो को दोषी ठहरा दिया है तो इसका मतलब यह हुआ कि अब अदालत का जो भी फैसला होगा वो रेमो के खिलाफ ही होगा। लेकिन रेमो के पास इस केस को लड़ने का अभी और बहुत वक्त है। रेमो साहब इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में यह केस इतने लंबे समय तक चल सकता है कि उस वक्त ना तो रेमो साहब रहेंगे और ना तो वो निर्माता इस दुनिया में रहेगा। बात ही खत्म। दुनिया की एक फेमस मॉडल है जिसका नाम है करदाशियन, और पता है ये फेमस क्यों है? ये फेमस है सिर्फ और सिर्फ अपने हिप्स को लेकर। बिग बॉस 18 चल रहा है, टीआरपी बिल्कुल नहीं आ रही है, पब्लिक इस शो को देख नहीं रही है, और यही वजह है कि अब बिग बॉस के बनाने वाले करदाशियन सिस्टर्स को इस शो में लाने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि बिग बॉस वाले करदाशियन सिस्टर्स को 25 से 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं बिग बॉस में आने के लिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शो को हिट बनाने के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि बिग बॉस पिछले 18 साल से हो रहा है और सेम होता जा रहा है, कुछ नया तो हो नहीं रहा। और इस शो को होस्ट करने वाले भी बड़े ही अजीब लोग हैं। भोजपुरी एक्टर रवि किशन इस शो को होस्ट कर रहा है, बुढ़ऊ कर रहा है। बुढ़ऊ की वैसे ही फैन फॉलोइंग नहीं रही, पब्लिक को बुढ़ऊ को देखना ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। यही वजह है कि इस शो की टीआरपी नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो घर में लड़के लड़कियां हैं उनकी भी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, वो भी फेमस नहीं है। तो जाहिर सी बात है लोग इस शो को किसके लिए देखें? तो अब देखने वाली बात यह होगी कि करदाशियन सिस्टर्स के आने से क्या इस शो की टीआरपी बढ़ जाएगी? क्या वाकई पब्लिक इस शो को सिर्फ लड़कियों के हिप्स देखने के लिए देखेंगे? मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। ये बात तो मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आमिर खान की फिल्म लापता लेडीज एक बहुत बड़ी डिजास्टर फिल्म थी, लेकिन आमिर खान ने पैसे खर्च कर करके इस फिल्म को हिट घोषित करा दिया है। और आमिर खान ने पैसे खर्च करके इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी भिजवा दिया है, लेकिन इस फिल्म के ऑस्कर में जाने के बाद आमिर खान ने इसका नाम चेंज कर दिया है। अब इस फिल्म का नाम लापता लेडीज नहीं है बल्कि लॉस्ट लेडीज है। यानी कि टिंगू आमिर खान का ऐसा मानना है कि अगर नाम इंग्लिश में होगा तो ऑस्कर मिल जाएगा। अरे भाई साहब, टिंगू भाई साहब, क्या क्या सोचते रहते हो आप यार, कहां कहां दिमाग चलाते रहते हो। अरे ये आपकी फिल्म जो है एक बहुत पुरानी फिल्म की कॉपी है जिसका नाम है घूंघट के पटखोल। तो जिस फिल्म को आपने कॉपी करके बनाया है उसको ऑस्कर कैसे मिल जाएगा वो तो बता दे टिंगू भाई। बहुत सालों पहले बॉलीवुड में एक फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी जिसका नाम है अमीषा पटेल। है तो ये आज भी, लेकिन बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। इसकी एज है 50 साल। इस लड़की ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि इसका बॉयफ्रेंड है निर्वाण बिरला और इस लड़के की एज है 31 ईयर्स, यानी कि अमीषा पटेल से ये तकरीबन 20 साल छोटा है। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि अमीषा मेंटली स्टेबल नहीं है।
अमीषा मेंटली डिस्टर्ब है। अमीषा की समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी जिंदगी में क्या हो गया है, और अगर आज अमीषा मेंटली स्टेबल नहीं है तो इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है डायरेक्टर विक्रम भट्ट। अब आप ये पूछेंगे कि भाई विक्रम भट्ट का इस बात से क्या लेना देना है। मैं आपको ये बता दूं कि अमीषा पटेल को ऋतिक रोशन के साथ लॉन्च किया गया था फिल्म कहो ना प्यार है में। वो फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। अमीषा की दूसरी फिल्म आई थी गदर, वो भी ब्लॉकबस्टर रही थी। यानी कि अमीषा अपने वक्त की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, और उसी वक्त में विक्रम भट्ट एक फिल्म बना रहा था, उसके लिए उसने अमीषा को साइन किया। और अब तो विक्रम भट्ट भी बूढ़ा हो गया है, लेकिन जब कभी जवान था तो उस वक्त इस भाई की ये आदत थी कि ये लड़कियों के पैरों में लेट जाता था। ये बंदा लड़की को यकीन दिला देता था कि इससे ज्यादा उसे कोई प्यार करता ही नहीं है, और बस यही सब कुछ इसने किया था अमीषा पटेल के साथ। अमीषा पटेल इसके साथ लिविंग में रहने लगी थी, और जो अमीषा पटेल के माँ बाप थे उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उनको पता था कि ये जो विक्रम भट्ट है ये एक नंबर का घटिया इंसान है, ये सही आदमी नहीं है। तो अमीषा के साथ ये आदमी वफादारी नहीं करेगा, एक ना एक दिन धोखा देगा। तो जब अमीषा के माँ बाप ने अमीषा से कहा कि भाई तू ऐसा मत कर, इस आदमी के चक्कर में मत पड़, तो अमीषा भड़क उठी और अमीषा ने अपने ही माँ बाप पर कोर्ट केस कर दिया। और वो केस कराने वाला कौन था? विक्रम भट्ट। क्योंकि अगर विक्रम भट्ट में थोड़ी भी इंसानियत होती तो वो ये कहता कि देख भाई, तू अपने माँ बाप के खिलाफ केस मत कर, तू मेरे साथ मत रह, तू मुझे छोड़ के चली जा, लेकिन अपने माँ बाप के साथ झगड़ा मत कर। उस केस के बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अमीषा पटेल और उसके पेरेंट्स की बोलचाल बंद हो गई, फैमिली से पूरी तरह अलग हो गई वो लड़की। अब आप जरा अंदाजा लगा करके देखिए कि माँ बाप अपने बच्चों को कितनी मेहनत से पालते हैं, कितने प्यार से पालते हैं, और अगर वही बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप पर ही केस कर दे तो कितना दुख होगा। तो कुछ दिनों के बाद वही हुआ जो अमीषा के माँ बाप ने कहा था, यानी कि विक्रम भट्ट से अमीषा का ब्रेकअप हो गया। विक्रम भट्ट ने अमीषा को धोखा दे दिया। तो अब अमीषा कहां जाती? माँ बाप से तो झगड़ा हो चुका था, जाहिर सी बात है माँ बाप के पास तो जा नहीं सकती थी। और जब कोई लड़की ऐसी सिचुएशन में होती है तो दुनिया वाले उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो इसी बुरे वक्त में अमीषा को एक बंदा मिला जो उसका मैनेजर बन गया, और इसी चक्कर में अमीषा का और मैनेजर का अफेयर चालू हो गया। लेकिन वो मैनेजर शादीशुदा था। तो इसके बाद अमीषा, अमीषा का मैनेजर और मैनेजर की वाइफ तीनों साथ में रहने लगे, यानी कि थ्रीसम होने लगा। अब जरा सोच कर देखिए कि एक लड़की जो अपने वक्त में एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, वो एक्ट्रेस नहीं रही, फ्लॉप हो गई, माँ बाप का सहारा नहीं रहा, बॉयफ्रेंड नहीं है, हस्बैंड नहीं है, बच्चे नहीं है, और उम्र ढलती जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी लड़की हो, जाहिर सी बात है वो मेंटली स्टेबल नहीं रह सकती। बस ऐसे ही वक्त में निर्वाण बिरला नाम का एक लड़का आया जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता था, और अमीषा पटेल को बोला कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। और अमीषा पटेल ने यह मान लिया कि हाँ, एक मुझसे 20 साल छोटा मुझे प्यार करता है। अरे मैडम जी, थोड़ा तो दिमाग यूज कीजिए। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि निर्वाण ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने निर्वाण का इससे पहले कभी नाम नहीं सुना था, किसी ने भी निर्वाण का नाम नहीं सुना था। निर्वाण के पास पैसे हैं तो जाहिर सी बात है फेमस उसको होना ही होना है जब उसके पास पैसे हैं। आज की तारीख में अमीषा की वजह से निर्वाण को सारी दुनिया जानती है। तो निर्वाण 4-6 महीने अमीषा के साथ रहेगा पब्लिसिटी के लिए, और 4-6 महीने के बाद ब्रेकअप हो जाएगा, बात खत्म। और उस ब्रेकअप के बाद अमीषा की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में जो भी अमीषा के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, और जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए पूरी तरह विक्रम भट्ट ही जिम्मेदार है। वही आदमी है जिसने अमीषा को उसकी फैमिली से अलग किया था। केजीएफ के हीरो यश को आप सभी जानते हैं। इसकी एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है टॉक्सिक, और इस फिल्म की शूटिंग कर्नाटका में HMT की जमीन पर चल रही है, यानी कि ये एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। शूटिंग कहीं जंगल में चल रही है, और वहां पर तकरीबन 100 पेड़ों को काट दिया गया है इस फिल्म की शूटिंग करने के लिए। यही वजह है कि यश के खिलाफ FIR हो गई है, केस हो गया है पेड़ काटने का। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि यश का कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन किसी फिल्म की शूटिंग करने के लिए अगर सैकड़ों पेड़ों को काट दिया जाए
तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब से बाबा सिद्दीकी का केस हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को धमकी दी है, तब से न जाने कितने लोग हैं जो कुछ ना कुछ वाहियात हरकतें कर रहे हैं पब्लिसिटी के लिए। और ये सभी लोग जिंदगी में एकदम लुक्खे हैं, इनको किसी भी हाल में पब्लिसिटी चाहिए। इनको फर्क नहीं पड़ता कि ये बाहर है या जेल में है। ऐसा ही कोई एक लुक्खा है जिसका नाम है सुहेल पाशा। इसने एक गाना बनाया और उसमें सलमान और बिश्नोई का नाम यूज किया, और अपने गाने को हिट करने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए इसने मुंबई पुलिस को कॉल भी कर दिया कि मैं सलमान को छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं बिश्नोई का आदमी हूं। अब मुंबई पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया है और ये जेल में है। बताइए, मतलब कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, आप जरा सोचिए। फिल्म भूल भुलैया 3 रिलीज हुई है, बहुत बड़ी हिट हो चुकी है और इसमें विद्या बेलन भी है। विद्या बेलन एक इंटरव्यू दे रही थी और जो इंटरव्यू करने वाला था उसने कहा कि विद्या जी आप माधुरी दीक्षित के लिए एक हैशटैग दीजिए। तो विद्या ने हैशटैग दिया माधुरी बिग शिट, यानी कि अपनी ही को स्टार के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बॉलीवुड में लड़कियां हैं वो एक दूसरे से कितनी जलती हैं, वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये तो आप सभी जानते हैं कि अल्लू अर्जुन तेलुगु फिल्मों का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसके बहुत सारे फैन हैं। और वहीं आंध्रा में रेड टीवी नाम से एक यूट्यूब चैनल है जो बहुत फेमस है। वो अल्लू अर्जुन के बारे में कोई ना कोई वीडियो रिलीज करता ही रहता था और जो ऑब्जेक्शनेबल था वो रिलीज करता था, यानी कि जो अल्लू अर्जुन के फैंस को पसंद नहीं आता था। और जब कुछ दिनों पहले इस यूट्यूब चैनल ने एक वीडियो रिलीज किया तो उसको देखकर अल्लू अर्जुन के फैंस भड़क उठे और हजारों फैंस नाराज होकर यूट्यूब चैनल के ऑफिस पहुंच गए और वहां यूट्यूब चैनल के स्टाफ से मारपीट की और जबरदस्ती उनसे बहुत सारे वीडियोस डिलीट कराए। और मेरे ख्याल में यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है, ये एकदम गुंडागर्दी है। अगर यूट्यूब चैनल ने कुछ गलत किया है तो आप अदालत जाइए, केस कीजिए। आप किसी के ऑफिस में ऐसे जाकर गुंडागर्दी नहीं कर सकते, आप किसी को भी डरा धमकाकर जबरदस्ती वीडियो डिलीट नहीं करा सकते। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले प्रभास की फिल्म काल की रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने उतना बिजनेस नहीं किया जितने की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि इस फिल्म का बजट बहुत बड़ा बजट था। लेकिन इस फिल्म ने इंडिया में ही बढ़िया बिजनेस नहीं किया। यह फिल्म इंडिया में ही फ्लॉप नहीं हुई बल्कि ओवरसीज में भी फ्लॉप हो गई है। लेकिन जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं वो ये कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई है। किसी भी इंडिया की फिल्म को ओवरसीज में रिलीज करने के लिए अलग से डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को खरीदा था अमेरिका और यूरोप के लिए और उसने 5 CR की MG दी थी, यानी कि वो 5 CR इस बात के लिए दिए गए थे कि अगर फिल्म ने बढ़िया बिजनेस किया, 5 CR रिकवर हो गए तो बात खत्म, और अगर कम बिजनेस हुआ तो जो निर्माता है उनको पैसे वापसी करने पड़ेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि काल्की के बनाने वालों ने मान लिया है कि फिल्म ओवरसीज में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, तो काल्की के बनाने वाले उस डिस्ट्रीब्यूटर से कह रहे हैं कि आप हमें कम से कम 10 करोड़ रुपए और दें। और वो डिस्ट्रीब्यूटर ये कह रहा है कि जो मैंने 5 करोड़ रुपए दिए थे वो भी मेरे रिकवर नहीं हुए, आप मेरे पैसे वापसी कीजिए। तो यानी कि काल्की के बनाने वाले ये कह रहे हैं कि उनकी फिल्म हिट हो चुकी है और डिस्ट्रीब्यूटर ये कह रहा है कि फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। अब यही वजह है कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि ये केस अदालत में जाने वाला है। राजपाल यादव ने शाहिद कपूर का एक फोटो पोस्ट किया और बॉलीवुड वालों से यह पूछा कि मेरी हाइट और शाहिद कपूर की हाइट बराबर है, तो शाहिद कपूर को आप मेन लीड हीरो का रोल क्यों देते हो और मुझे क्यों नहीं देते? ये फोटो आप भी देख लीजिए। राजपाल की बात तो सही है, हाइट तो दोनों की सेम है, तो जब शाहिद कपूर हीरो हो सकता है तो राजपाल यादव हीरो क्यों नहीं हो सकता? बात समझ रहे हो? बॉलीवुड में एक एक्टर है जिसका नाम है मनोज बाजपेयी। अब इस पर इल्जाम लगा है कि इसने उत्तराखंड में धोखाधड़ी करके जमीन खरीदी है। मीडिया में ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में एक राजनेता है जो मनोज का फ्रेंड है और उसी राजनेता ने मनोज की हेल्प की वहां पे 15 नाली जमीन खरीदने में। अब आप कहेंगे कि भाई जमीन तो कोई भी कहीं भी खरीद सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये जमीन वहां पर खेती बाड़ी की जमीन है और खेती बाड़ी की जमीन को सिर्फ किसान ही खरीद सकता है। लेकिन मनोज बाजपेयी ने वहां पे कुछ सर्टिफिकेट्स बनवाए और यह साबित किया कि मनोज वहां पे एक योगा सेंटर खोलने वाला है और इसी योगा सेंटर के आड़ में इसने जंगल में 15 नाली जमीन खरीद ली जो किसान के अलावा कोई और नहीं खरीद सकता। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी किसी भी जमीन को खरीदने के लिए बहुत वक्त लगता है सारी रिपोर्ट्स आने में, लेकिन जिस जमीन को मनोज ने खरीदा उसकी सारी रिपोर्ट्स एक दिन में ही तैयार हो गई। और यह जमीन मनोज ने 2021 में खरीदी थी,
2024 चल रहा है, आज तक वहां पर कोई भी योगा सेंटर नहीं बना। तो जमीन को खरीदने की जो शर्तें थी, उन शर्तों के मुताबिक अब तक वहां योगा सेंटर बन जाना चाहिए था, लेकिन जाहिर सी बात है नहीं बना और कभी बनेगा भी नहीं। मनोज ने कौन सा वहां योगा सेंटर बनाना है? मनोज ने तो जमीन खरीदनी थी, अंदर करनी थी, बात खत्म। तो अब इस धोखाधड़ी का सरकार को पता चल गया है और इंक्वायरी चालू हो गई है। अब इंक्वायरी के बाद अगर सरकार को पता चला कि वाकई ही यहां धोखाधड़ी हुई है, गलत काम हुआ है, तो फिर मनोज पर केस भी होगा और उस जमीन को सरकार जब्त कर लेगी। बॉलीवुड में पुराने जमाने में एक टीवी एक्टर हुआ करता था जिसका नाम है मुकेश गन्ना। आज की तारीख में इस भाई के पास कोई काम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करता रहता है न्यूज में रहने के लिए, किसी ना किसी को गालियां देता रहता है। इस बेचारे का ऐसा मानना है कि ये निर्माता भी है, एक्टर भी है, आने वाले वक्त में एक फिल्म बनाएगा जो कभी नहीं बनेगी। तो इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब एक पत्रकार ने इससे पूछा कि भाई आपने रणवीर सिंह को अपने ऑफिस में क्यों बुलाया था, तो मुकेश गन्ना ने कहा कि डबल ढोल की रणवीर सिंह को मैंने नहीं बुलाया था, रणवीर सिंह खुद मेरे ऑफिस आया था, 3 घंटे तक बैठा था। कितना? 3 घंटे तक। और 3 घंटे तक बैठकर मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे अपनी फिल्म में ले लो, लेकिन मैंने उसको लेने से मना कर दिया। मैंने उसको यह कहा कि तू एक्टर है, तू ये नहीं कर सकता कि किसी निर्माता के ऑफिस में जाए और तू चूज करे कि ये मेरा निर्माता होगा। निर्माता कास्टिंग करता है, तो ये मेरी मर्जी है कि मैं किस एक्टर को कास्ट करता हूं, किसको अपनी फिल्म में लेता हूं, और मैं आपको अपनी फिल्म में नहीं लूंगा। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि मुकेश गन्ना रणवीर सिंह को कह रहा है कि मैं तुझे अपनी फिल्म में नहीं लूंगा। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है डबल ढोल की रणवीर सिंह की। उस बेवकूफ इंसान को क्या जरूरत पड़ी थी इसके ऑफिस जाने की, इसको पब्लिसिटी देने की? अगर वो इसके ऑफिस ना जाता तो जाहिर सी बात है इसको पब्लिसिटी नहीं मिलती। अब मरते दम तक ये इसी बात पर पब्लिसिटी लेता रहेगा कि डबल ढोल की रणवीर सिंह इसके ऑफिस में आया था और 3 घंटे तक वेट कर रहा था। निर्माता वाशु भगनानी साहब शाहिद कपूर के साथ एक फिल्म बना रहे थे, अश्वत्थामा। ये फिल्म बहुत बड़े स्केल पर बनाई जा रही थी, बजट बहुत बड़ा था, लेकिन अब इस फिल्म को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अब ये फिल्म कभी नहीं बनेगी। इससे पहले भी वाशु जी कई फिल्में बंद कर चुके हैं, जैसे टाइगर श्रॉफ की हीरो नंबर 2। एक्टर मिथुन दा को आप सभी जानते हैं, जो राजनेता बन चुका है और आज की तारीख में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल बयान देता रहता है न्यूज में रहने के लिए। कुछ दिनों पहले इसने मुसलमानों को मारने की बात की थी, तो मिथुन दा धनबाद में एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने गया था और वहां के लोगों ने बहुत ही कमाल का काम किया। वहां के किसी बंदे ने मिथुन की जेब काट ली। जब मिथुन स्टेज पर पहुंचा तो पता चला कि जेब में पर्स ही नहीं है, जेब कट चुकी है। इसके बाद मिथुन भड़क उठा और मिथुन ने ऐलान कराया कि जिसने भी मिथुन का पर्स मारा है वो वापसी कर दे। अब जिसने जेब काटी थी, पर्स निकाला था, उसने वापसी करने के लिए थोड़ा ही काटा था, जाहिर सी बात है कोई वापसी क्यों करेगा। इसके बाद मिथुन दा बहुत नाराज हो गया और स्टेज से उतरकर चला गया। आप सभी जानते हैं ट्रक नुमा सिंगर बादशाह को, जो धड़ी खाता है, धड़ी हगता है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में रहता ही रहता है। अब एक मीडिया कंपनी ने इस भैंसे पर केस कर दिया है। मीडिया कंपनी का कहना यह है कि इसने उस मीडिया कंपनी से अपने एक गाने का प्रमोशन कराया था और उस गाने के प्रमोशन के लिए इसने मीडिया कंपनी को पैसे ही नहीं दिए। मीडिया कंपनी ने बहुत बार इससे कहा कि भाई हमारे पैसे दे दो, इसने नहीं दिए। यही वजह है कि हार कर झक मारकर मीडिया कंपनी अदालत पहुंच गई है अपने पैसे रिकवर करने के लिए। बिग बॉस 18 चल रहा है, तो जाहिर सी बात है बिग बॉस के बारे में बात करना जरूरी है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि बिग बॉस 18 की टीआरपी आज तक के जितने भी बिग बॉस शो हुए हैं उनमें सबसे कम है, यानी कि बिग बॉस 18 पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। लेकिन बिग बॉस 18 में एक बिहार की लड़की है जिसका नाम है कशिश। भाई साहब, पूरा दिन ये लड़की बैठी रहती है और सिर्फ लड़कों को ताड़ती रहती है। ये पूरा दिन सिर्फ यही देखती है कि किस लड़के की बॉडी अच्छी है, किसकी नहीं है, किसकी छाती अच्छी है, किसके हाथ अच्छे हैं। और इसका साथ देने वाली है शिल्पा शिरोडकर। आप अंदाजा लगाइए, जिसकी 20 साल की बेटी बाहर है, तो वो 20 साल की बेटी अगर देख रही होगी तो वो क्या महसूस कर रही होगी कि उसकी मां बिग बॉस शो में बैठकर लड़कों की बॉडी देख रही है, लड़कों की बॉडी देखकर खुश हो रही है। शिल्पा का तो ये हाल है कि पूछो ही मत भाई साहब। जब वो अविनाश की बॉडी देखती है ना तो ऐसे ऐसे करने लगती है, कांपने लगती है। मतलब इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है इस औरत को। इससे पता चलता है कि शिल्पा जब कभी हीरोइन थी तो क्या गुल खिलाती होगी भाई साहब। वैसे तो इस खबर का बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस खबर के बारे में आपका जानना जरूरी है। यूपी पुलिस ने एक चोर पकड़ा है।
कमाल का चोर है भाई साहब। ये वो चोर है जो सिर्फ और सिर्फ नेताओं के घरों में, ऑफिसों में चोरी किया करता था, और जो चोरी करके माल इसको मिलता था, पैसे मिलते थे, उनसे गरीबों की हेल्प किया करता था। इस आदमी ने कभी भी किसी आम इंसान के घर में या ऑफिस में चोरी नहीं की। इसने आज तक जितनी भी चोरी की है उनमें सिर्फ नेताओं को लूटा है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई अगर चोर ने चोरों को लूटा है तो उसको पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया? अरे एक आदमी तो अच्छा काम कर रहा था, उसको भी अरेस्ट कर लिया। हद है यार, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो खौफ खाओ यार। औरतों की कांतिलाल शाह, सेक्स फिल्में बनाने वाली असंतुष्ट आत्मा एकता कपूर को आप सभी जानते हैं। इसकी एक फिल्म रिलीज हुई है साबरमती, और उसका हीरो कौन है? उसका हीरो है गरीबों का शाहरुख खान, विक्रांत मैसी। यह फिल्म कल रिलीज हुई थी और इस फिल्म के रिलीज होते ही पूरे हिंदुस्तान में दंगे हो गए। जिन थिएटर्स पर यह फिल्म लगी थी वहां इतनी भीड़ जमा हो गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा, लाठी चार्ज हुआ। लाठी चार्ज होने के बावजूद भी लोग वहां से नहीं गए। उन्होंने कहा कि अगर एकता की यह फिल्म हम नहीं देखेंगे तो हमारी जिंदगी बर्बाद है, वेस्ट है, हमारे जीने का कोई मकसद ही नहीं है, हमें यह फिल्म देखनी है। और देखने के बाद यह हुआ कि इस फिल्म ने पूरे दिन में 25 लाख रुपए का बिजनेस किया। कितना भाई साहब? 25 लाख रुपए का। इस फिल्म का बजट कितना है? इस फिल्म का बजट है 50 CR, यानी कि यह फिल्म 2024 की एक बहुत बड़ी डिजास्टर फिल्म बन चुकी है। विक्रांत मैसी की लास्ट फिल्म थी 12th फेल। 12th फेल ने तकरीबन 50 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया था, और इतने से बिजनेस पर विक्रांत ने मान लिया था कि आने वाले वक्त का वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है। और मैंने उस वक्त अपने वीडियोस में कई बार कहा था कि ये एक तुक्का है, लग गया है, बात खत्म। इस फिल्म ने जो बिजनेस किया है उससे विक्रांत मैसी का कोई लेना देना नहीं है बेचारे का। विक्रांत को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगली फिल्म जब भी इसकी रिलीज होगी डिजास्टर ही होगी, और वही हुआ। भाई साहब, मैंने बॉलीवुड पर PhD की है। जो मैं कहता हूं वही होना है, तो जब मैं कुछ कहता हूं मान लिया करो यार। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।